वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है लॉरा। एक्चुअली एक अंडररेटेड टाइप मूवी है, लेकिन कंटेंट मुझे बहुत ही पसंद आया। अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं और उसी तरह क्लाइमैक्स में भी एक शॉकिंग बात पता चलती है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही कार्तिक नाम का एक पुलिस वाला अपनी टीम के साथ किसी घर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करते रहता है। थोड़ी देर पहले इस घर के हस्बैंड एंड वाइफ कार्तिक को कॉल करके ये बताया कि इनके घर में चोरी हो गई। घर के अच्छे से इंस्पेक्शन करने पर कार्तिक कुछ चीजें नोटिस करने लगता है कि घर की खिड़कियां टूटी है, अलमारी का ताला टूटा हुआ है। इस तरह से और भी कुछ चीजें नोटिस करके कार्तिक उस घर के बंदे से ये पूछने लगता है कि तुम्हारे घर से कितना सोना चोरी हुआ। सो ये घर वाला बंदा कुछ कैलकुलेट करके कार्तिक को बताने लगता है कि हमारे घर में इतना सोना था और सब कुछ चोरी हो गया। कार्तिक उस बंदे से कहने लगता है कि आपके घर में चोरी नहीं हुई, आपकी बीवी ने ही घर के सारे सोने को गिरवी पर रख दिया। आप एक बार पर्सनली अपनी वाइफ से बात करिए। खैर वापस आते समय कार्तिक का असिस्टेंट अल्बर्ट कार्तिक से पूछने लगता है कि सर आपने ये कैसे पहचान लिया कि उस बंदे की वाइफ ने ही चोरी की। कार्तिक कहने लगता है कि अगर कोई भी चोर खिड़की फोड़ेगा तो कांच के शीशे अंदर गिरेंगे, लेकिन उस घर में कांच के शीशे बाहर गिरे हैं, जिसका मतलब अंदर से तोड़ा गया। और उसी तरह उस घर के किचन के डस्टबिन पर मुझे एक स्लिप मिली और उस बंदे ने जितना सोना बताया उतने सोने की बिल होती है वो, जिसका मतलब सोने को गिरवी रखा गया। एक और बात यह है कि उस घर के बाहर एक कुत्ता है। जब हम पुलिस वाले उस घर के पास गए, वो कुत्ता हमें देखकर बार बार भौंक रहा था। अगर कल रात उस घर में सच में चोर आया होगा तो ये कुत्ता भौंका होगा, घर वाले जाग गए होंगे। लेकिन घर वाले बंदे ने कहा कि रात को कुत्ता भौंका नहीं। अब उस घर में दो ही लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। फिर उसके बाद एक ड्राइवर पुलिस स्टेशन पर आकर कांस्टेबल से कहने लगता है कि सर मेरी बीवी घर के पैसे लेकर भाग गई और आपने अभी तक उसको फाइंड आउट नहीं किया। प्लीज सर कोई अपडेट दीजिए। अगर आप ऐसे ही लेट करोगे तो मेरी बीवी सारे पैसे खर्चा कर देगी। तभी अल्बर्ट इस ड्राइवर के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी के पास उसका फोन नहीं है और ना ही ढंग की आइडेंटिटी, तो हम तुम्हारी बीवी को कैसे ट्रेस करें। हमने कहा ना तुम्हारी बीवी को फाइंड आउट करके तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल तुम यहाँ से जाओ। दूसरे दिन सुबह सवेरे जब एक मछुआरा बीच के किनारे से गुजर रहा होता है तो कुछ ही दूरी पर इस बंदे को एक डेड बॉडी नजर आती है। उसके बाद क्या था, फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर कार्तिक अपनी टीम के साथ यहाँ पर आता है। एक्चुअली वो डेड बॉडी पहचानने के लायक ही नहीं होती, मतलब चेहरा टोटली बिगड़ चुका होता है, बॉडी पर काफी सारे जख्म होते हैं। इवन इस डेड बॉडी के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं ले पाते डॉक्टर्स। कार्तिक यही सोचने लगता है क्या यह कोई मर्डर है या तो फिर आत्महत्या। आसपास के पुलिस स्टेशन पर इसकी इन्फॉर्मेशन भेजकर यह पता करने की कोशिश करने लगता है क्या रिसेंटली किसी लड़की मिसिंग होने की रिकॉर्ड दर्ज हुई है या नहीं। दूसरे सीन में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है और इस बंदे के घर के टीवी में भी यही न्यूज चलती रहती है कि बीच के पास किसी लड़की की डेड बॉडी पाई गई। ये खबर सुनने के बाद इस पॉलिटिशियन का बेटा बहुत रो रहा होता है। इसके माँ बाप इसको समझाते रहते हैं कि बेटा तुम अभी हार मत मारो, तुम्हारा बहुत बड़ा फ्यूचर है, उस लड़की को भूल जाओ बेटा, वो नहीं आने वाली। दूसरी तरफ कार्तिक उस ड्राइवर को मॉर्चरी रूम पर बुलाता है शिनाख्त करने के लिए। अभी जो रिसेंटली डेड बॉडी मिली है ना उसकी। इसी मॉर्चरी रूम के पास एक लोकल कॉर्पोरेटर भी होता है और ये कॉर्पोरेटर दास कार्तिक से बहुत ही गुस्सा होता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता है। एक दिन कार्तिक और उसकी टीम मेंबर्स कुछ गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे तो उसी रास्ते से दास का वो ड्राइवर भी गुजरने लगता है और उसकी गाड़ी में काफी सारा कचरा होता है। वार्निंग देने लगते हैं कि इस कचरे को यहाँ पर नहीं फेंकना है। तो वह कॉर्पोरेटर दास कार्तिक को हल्के से रिश्वत देने की कोशिश करने लगता है। अरे सर थोड़ा साइड में आइए, हम थोड़ा पर्सनली बात करते हैं। लेकिन यह कार्तिक बहुत ही सिंसियर बंदा होता है। उस दास को एक छापड़ लगाकर इसे भी वार्निंग देने लगता है। खैर प्रेजेंट डे पर वो ड्राइवर मॉर्चरी रूम के पास जाकर उस डेड बॉडी को देखकर बाहर आकर पुलिस वालों से ही कहने लगता है नहीं नहीं ये मेरी बीवी नहीं है। कार्तिक पूछने लगता है अरे जब तुम्हारी बीवी घर से भागी थी इसी टाइप की ड्रेस पहनी थी ना, सच बताओ क्या ये लड़की तुम्हारी बीवी नहीं है। ड्राइवर कहने लगता है सर मेरी बीवी ने ऐसा ही ड्रेस पहना था, लेकिन ये डेड बॉडी मेरी बीवी की नहीं है। तभी दास कार्तिक पर गुस्सा करने लगता है कि आप लोग एक अनाथ डेड बॉडी को शिनाख्त करवा के इस केस को क्लोज करना चाहते हो। रुको अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को। इस तरह से दास उस बड़े वाले पॉलिटिशियन को फोन करके इसी के बारे में बताने लगता है कि सर मेरे ड्राइवर की बीवी घर से भाग गई और रिसेंटली पुलिस वालों को एक लड़की की डेड बॉडी मिली। मेरे ड्राइवर को धमका रहे हैं कि वो डेड बॉडी इसकी बीवी की ही है।
जानबूझकर केस क्लोज करना चाहते हैं। पॉलिटिशियन कहने लगता है, देखो दास, मैं उस कार्तिक के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बहुत ही सिंसियर ऑफिसर है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ जमती नहीं, उसे अपना काम करने दो और तुम चुपचाप रहो। दूसरी तरफ कार्तिक और अल्बर्ट पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। तभी एक अनजान गाड़ी कार्तिक की गाड़ी को फॉलो करती रहती है। खैर ये डॉक्टर कार्तिक से कहने लगता है कि सर वो डेड बॉडी टोटली डिकम्पोज हो चुकी है, उसका पोस्टमार्टम करने के लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया। दिखने में ऐसा लगता है कि इस लड़की को किसी ऊंची जगह से नीचे फेंका गया है या तो फिर ये लड़की खुद नीचे कूदकर अपनी जान दे दी होगी। सर को जबरदस्त चोट आई है जिसी की वजह से उस लड़की की मौत हो गई। रात भर पानी में होने की वजह से समंदर की मछलियाँ इसको काट काट कर खा गई। उस लड़की के साथ अत्याचार वगैरह नहीं हुआ। बाद में कार्तिक को ये बात पता चलती है कि उस बीच के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो उस रात का फुटेज चेक करने पर कार्तिक ये देखता है कि उस रात दो बंदे एक लड़की को भगा रहे होते हैं। अपने टीम मेंबर से कहने लगता है कि फटाफट से इन दोनों बंदों के बारे में पता करो, बाइक का नंबर भी ट्रेस करने के लिए कहता है। तभी एक कांस्टेबल कार्तिक से कहने लगता है कि सर इन दोनों लड़कों में से मैं एक बंदे को जानता हूँ, रिसेंटली ये बंदा पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए हमारे पुलिस स्टेशन पर आया था। तो कार्तिक फटाफट से उस बंदे के नंबर को फोन करने पर स्विच ऑफ में होता है। बाद में पुलिस वाले उस बंदे के एरिया में जाकर उन दोनों के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों का कोई अता पता नहीं होता। उसी रात उन दोनों में से दिनेश नाम का एक बंदा पुलिस स्टेशन पर आकर कार्तिक से पूछने लगता है कि सर मैंने सुना है कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हो, क्या बात है सर? कार्तिक कहने लगता है कि एक हत्या करके तुम मेरे सामने ही बैठकर बात करने लगे। दिनेश शॉक में रहकर पूछने लगता है, हत्या? अरे सर मैंने किसी की हत्या नहीं की। कार्तिक उस बीच का फुटेज दिखाते हुए पूछने लगता है कि तुम दोनों उस लड़की को क्यों भगा रहे थे? तो दिनेश जो हुआ वो बताने लगता है। एक रात दिनेश और सत्या किसी दारू की दुकान के पास बैठकर अच्छे से दारू पीते हुए एंजॉय करते रहते हैं। एक्चुअली इन दोनों का ये प्लान होता है कि ये दोनों अपना पासपोर्ट बनवा कर सिंगापुर जाकर अच्छे से मेहनत करके सेटल हो जाएंगे। अब सत्या को ऑलरेडी पासपोर्ट आ चुका होता है, इसी की पार्टी ये दोनों मना रहे होते हैं। दिनेश का पासपोर्ट भी कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। बाद में ये दोनों एक लाल बत्ती एरिया पर जाते हैं एक लड़की के साथ एंजॉय करने के लिए। सो ये दोनों एक लड़की से डीलिंग करके इस लड़की को बीच के पास लाते हैं। अब ये दोनों गांजा पी रहे होते हैं। सत्या उस लड़की को जबरदस्ती करने लगता है गांजा पीने के लिए। लड़की कहने लगती है नहीं मुझे इसकी आदत नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करने पर वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। बाद में दिनेश सत्या से कहने लगता है, अरे यार उस लड़की को जाने दो, एक और लड़की ला लेंगे हम। प्रेजेंट पर कार्तिक पूछने लगता है कि चलो ठीक है तुम दोनों ने उस लड़की को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों है? दिनेश कहने लगता है कि सर हम फॉरेन जाने के लिए मैं और मेरा फ्रेंड सत्या काफी सारा कर्जा लिया, कर्जे वाले बार बार फोन कर रहे थे, इसीलिए हम दोनों ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और रिसेंटली मेरा फ्रेंड सत्या सिंगापुर जा चुका है। बाद में कार्तिक दिनेश से उस लड़की का एड्रेस बताने के लिए कहता है। दिनेश कहने लगता है कि सर मुझे उस लड़की का एड्रेस नहीं पता, लेकिन जहाँ से उस लड़की को पिक किया वहाँ पर मैं आपको ले जा सकता हूँ। इस तरह से पुलिस वाले दिनेश के साथ वहाँ पर जाकर कुछ और लड़कियों के साथ उस लड़की के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। पता चलता है कि 2 दिन से वो लड़की यहाँ पर नहीं आई। घर का एड्रेस फाइंड आउट करके कार्तिक और उसकी टीम उस लड़की के घर पर जाते हैं। तो शॉकिंगली उस लड़की की स्कूल जाने वाली बेटी होती है और इसी तरह इस लड़की की माँ बहुत ही बीमार भी होती है। इस लड़की का नाम होता है जया। कार्तिक जया से दिनेश के बारे में पूछने लगता है। जया कहने लगती है, हाँ सर मैं इस बंदे को जानती हूँ, 2 दिन पहले ये और इसका फ्रेंड मुझे बुक किया, बीच के पास ले जाकर गांजा फूकने के लिए कहा, लेकिन मुझे पसंद नहीं था, मैं वहाँ से भाग गई। तभी कार्तिक ये ऑब्जर्व करता है कि इस जया के शरीर पर काफी सारे जख्म है। पूछने लगता है कि किसने तुम्हारे शरीर पर सिगरेट जलाई? जया कहने लगती है कि कल एक बंदा अपने घर पर ले जाकर मुझे बहुत टॉर्चर करते हुए मेरे साथ कांडवान किया। इस धंधे में ऐसे लोग होते हैं सर। कार्तिक पूछने लगता है कि तुम तो इतना टॉर्चर सहे गई, लेकिन उस रात तुमने गांजा क्यों नहीं पिया? जया कहने लगती है कि सर अगर मैं गांजा पीती तो मैं होश में नहीं रहती, पता नहीं चलता कि वो लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। होश में रहेंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत बचाव कर लेते हैं। कार्तिक पूछने लगता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किस कस्टमर ने की? जया कहने लगती है कि सर उस काउंसलर का ड्राइवर। यह सुनने के बाद कार्तिक शॉक में रह जाता है कि वो ड्राइवर बंदा ऐसी हरकतें भी करता है। खैर बाद में कार्तिक दिनेश को पुलिस स्टेशन पर ले जाकर उसके डिटेल्स हासिल करने के बाद उस ड्राइवर की बीवी फोटो दिखाकर पूछने लगता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? दिनेश कहने लगता है, नहीं सर इस लड़की को मैंने कभी नहीं देखा। बाद में दिनेश बाहर आकर अपने फ्रेंड सत्या को फोन करके ये बात कहने लगता है कि भाई लगता है हम दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। अब दिनेश की बातें चोरी छुपके कार्तिक सुनते रहता है।
इस पर शक करने लगता है कि ये बंदा किससे बात कर रहा है। उसके बाद कार्तिक और उसके टीम मेंबर्स उस ड्राइवर के घर पर जाते हैं, लेकिन उस वक्त वो ड्राइवर अपने घर पर मौजूद नहीं होता। उसकी माँ होती है। कहने लगती है कि सर पता नहीं मेरा बेटा कब आता है कब जाता है, घर में ढंग से पैसे नहीं देता, हर वक्त दारू पीकर पैसे उड़ाते रहता है, घर में एक चवन्नी भी नहीं है। इसी बातों के दरमियान में वो ड्राइवर अपने घर पर आने पर कार्तिक इस ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन पर लाकर बहुत मारने पीटने लगता है। पहले तो ये कहकर पीटने लगता है कि तुमने उस जया को इतना असल्ट क्यों किया, और इसी तरह मुझे तुम पर ही शक है, तुमने ही अपनी बीवी के साथ कुछ किया होगा, सच बताओ। बहुत मार खाने के बावजूद भी ड्राइवर यही कहने लगता है कि अरे सर मैंने अपनी बीवी के साथ कुछ नहीं किया। कार्तिक पूछने लगता है चलो ये बताओ, तुम्हारी बीवी ने घर से पैसे लेकर भाग गई ना, तो कितने पैसे लेकर भागी? ड्राइवर कहने लगता है कि सर 5 लाख रुपए लेकर भाग गई। कार्तिक पूछने लगता है कि तुम्हारे घर में चवन्नी नहीं है तो तुम्हारे घर में 5 लाख रुपए कैसे आए? तो तब जाके ड्राइवर कार्तिक को कुछ बातें बताने लगता है कि अरे सर वो पैसे मेरे नहीं है, उस काउंसलर के है, वही पैसे मेरी बीवी लेकर भाग गई। एक्चुअली ये ड्राइवर अपनी बीवी दीपा को हर रोज मारते पीटते हुए टॉर्चर करते रहता है। बेचारे दीपा अनाथ होती है। दीपा कहने लगती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही मारते पीटते रहोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ड्राइवर कहने लगता है कि अगर तुमको जीना बनना है तो मेरी परमिशन ही लेनी पड़ेगी। ड्राइवर अपने काम पर जाने के बाद वो दीपा यहाँ से भागने का प्लान करती है। घर में उस काउंसलर के पैसे पड़े होते हैं, वो भी लेकर भाग जाती है। उसके बाद वो ड्राइवर पुलिस स्टेशन पर आकर अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगता है। प्रेजेंट डे पर वो काउंसलर एक लॉयर के साथ कार्तिक के पास आकर रूल्स वगैरह बात करके उस ड्राइवर को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद कार्तिक दोबारा उस पोस्टमार्टम डॉक्टर के पास जाकर यही कहने लगता है कि आप दोबारा उस लड़की का पोस्टमार्टम कर सकते हो। डॉक्टर कहने लगता है कि अरे सर आप जितना भी पोस्टमार्टम करवा लो एक ही रिपोर्ट निकल कर आएगी, क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम करते समय काफ़ी टाइम बिताया, बहुत ही डिटेलिंग से ऑब्जर्व की, तभी मैंने आपको वो रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ वो कॉर्पोरेटर दास उस पॉलिटिशियन को फ़ोन करके कहने लगता है कि सर इतनी दिनों तक आपके कहने पर मैं चुप हूँ, आज उस पुलिस वाले ने हद ही पार कर दी, मेरे ड्राइवर को बिना सबूतों के ले जाकर बहुत मारा पीटा टॉर्चर किया। वो पॉलिटिशियन कहने लगता है कि तुम जल्दबाजी में उल्टा पुल्टा कदम मत उठाओ, कुछ महीनों के बाद इलेक्शंस भी स्टार्ट होने वाले हैं, मैं पर्सनली उस कार्तिक से बात करूंगा। इस तरह से वो पॉलिटिशियन कार्तिक को पर्सनली अपने घर पर बुलाकर बात करने लगता है। कार्तिक कहने लगता है कि सर मुझे उस ड्राइवर पर ही पूरा शक है। पॉलिटिशियन कहने लगता है कि देखो कार्तिक, तुम शक के बलबूते पर उस बंदे को टॉर्चर नहीं कर सकते, एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? सिंपल से केस को क्लोज कर दो कि उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। दूसरी तरफ कार्तिक का वो टीम मेंबर अल्बर्ट उसी ड्राइवर को फॉलो करते रहता है। तभी शॉकिंगली उसी एरिया में अल्बर्ट को दिनेश का फ्रेंड सत्या नजर आता है। अल्बर्ट फटाफट से कार्तिक को फोन करके यही बात बताने लगता है कि सर जब मैं उस ड्राइवर को फॉलो कर रहा था तो उसी एरिया में मुझे सत्या नजर आया। सो बाद में क्या था, पुलिस वाले सत्या को हिरासत में लेते हैं। पूछने लगता है कि दिनेश ने कहा था कि तुम तो सिंगापुर फुर हो गए, तो यहाँ पर कैसे आए? सत्या कहने लगता है कि सर लास्ट मिनट पर मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी, बस यहाँ पर कर्जे वालों से बच रहा हूँ। उसके बाद कार्तिक उस रात के बारे में पूछने लगता है। सत्या जो हुआ वो बताने लगता है। उस रात जब जया इन दोनों से बचकर भाग गई तो ये दोनों अपने घर जाते समय दोबारा उसी रास्ते पर एक लड़की को देखते हैं। सोच लेते हैं कि वो लड़की तो चली गई, चलो अभी इस लड़की के साथ एंजॉय करते हैं। इस तरह से ये दोनों इस लड़की के साथ आकर रेट वगैरह बात करने लगते हैं। जब ये लड़की नहीं मानती तो सत्या गुस्से में आकर उस लड़की को एक छापड़ लगाने पर उसके सर पर चोट लगकर वो बेहोश गिर जाती है। दिनेश सत्या को डांटने लगता है, अरे यार ये तुमने क्या कर दिया, बहुत लफड़ा करोगे तुम। तो उस लड़की को वहीं पर ना छोड़ते हुए ये दोनों उस लड़की को एक राइस के गोडाउन पर लाकर रख देते हैं। दिनेश डांटने लगता है कि हम दोनों तो सिंगापुर जाने वाले थे, अगर ये बात पुलिस वालों को पता चलेगी तो हमारा पासपोर्ट वीजा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये लड़की होश में आने तक ये दोनों वहीं पर बैठे होते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लड़की होश में आती है तो ये दोनों इस लड़की से बहुत रिक्वेस्ट करते हुए माफ़ी मांगने लगते हैं कि हम दोनों ऐसे वैसे बंदे नहीं हैं, हमने सोचा था कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो, प्लीज़ ये बात तुम बाहर मत बताना वरना हमारा पासपोर्ट वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। वो लड़की कहने लगती है कि तुम दोनों की वजह से मेरा एक इम्पोर्टेंट काम पेंडिंग हो गया, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता तुम दोनों मेरा ख्याल रखो। उसी वक्त पुलिस वाले सत्या को कॉल करने लगते हैं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। दिनेश सत्या से कहने लगता है कि अगर ये लड़की बाहर जाकर हमारे बारे में बताएगी तो हम फॉरेन नहीं जा सकते, सो हम दोनों ही इस लड़की को शेल्टर देना पड़ेगा। इस तरह से दिनेश और सत्या उस लड़की की केयरिंग करते रहते हैं वहीं पर रखकर।
कुछ दिनों के बाद इन दोनों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। उस लड़की से कहने लगते हैं कि अब हमारे पास पैसे नहीं, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो दे दो। तो तब जाके वो लड़की इन दोनों को बैग से थोड़े पैसे निकाल कर देती है और शॉकिंगली वो इंडियन करेंसी नहीं होती। तो इन्हीं करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए सत्या उस दिन उस प्लेस पर गया था और पुलिस वालों ने इसको गिरफ्तार कर लिया। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये लड़की और कोई नहीं उस ड्राइवर की बीवी होती है जिसने उस काउंसलर के पैसे लेकर भाग गई। एक्चुअली दीपा वो सारे पैसे एक्सचेंज करके कहीं दूर भागना चाहती थी, लेकिन इन दोनों की वजह से फंस गई। खैर बाद में ये दोनों कार्तिक को लेकर उस दीपा के पास आते हैं तो दीपा यहाँ सेफली होती है। दीपा को देखकर कार्तिक शॉक में रह जाता है। अरे यार, ये तुम हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा पति हर जगह पर ढूंढ रहा है और तुम्हारी वजह से उस काउंसलर का मेरा झगड़ा चल रहा है। चलो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पति के पास ड्रॉप करता हूँ। दीपा रोते हुए कार्तिक से कहने लगती है, अरे सर नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करिए सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। कार्तिक से कुछ बातें बताने लगती है कि हर रात वो ड्राइवर और वो काउंसलर दास दीपा के साथ अत्याचार कर रहे होते हैं, बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। इन दोनों की सपोर्ट उस ड्राइवर की माँ भी करती थी, जिसकी वजह से वो दास उस औरत को कुछ पैसे भी दिया करता था। जब मेरे पति का टॉर्चर हद से ज्यादा हो गया तो मैं मौका देखकर थोड़े पैसे लेकर वहाँ से भाग गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस बैग में इंडियन करेंसी नहीं बल्कि दूसरी करेंसी है। अब यह सुनने के बाद कार्तिक यही सोचने लगता है कि अब इस दीपा को उसके पति के पास नहीं भेज सकते और उसी तरह उस काउंसलर के पास नहीं भेज सकते। कहने लगता है चलो ठीक है, उस पॉलिटिशियन से ही इसका हल पूछने लगते हैं। दीपा कहने लगती है, अरे नहीं नहीं सर, उसके पास तो मुझे हरगिज़ मत ले जाइए। इस तरह से एक और शॉकिंग बात बताने लगती है कि जब दीपा पैसे लेकर भाग रही थी तो ये किसी ब्रिज के पास आई थी। उसी ब्रिज के ऊपर वो पॉलिटिशियन किसी लड़के की डेड बॉडी नीचे फेंक दिया पानी में। यह सुनने के बाद कार्तिक को उस पॉलिटिशियन की बातें याद आती है कि इसीलिए उस पॉलिटिशियन ने इस केस को फटाफट से क्लोज करने के लिए कहा। सो उसके बाद कार्तिक उस पॉलिटिशियन के घर पर जाता है इसी के बारे में पूछने के लिए। इस पॉलिटिशियन का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है धीरज। वही मूवी के स्टार्टिंग में न्यूज देखकर रो रहा था ना, तो सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली ये धीरज लारा नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा और वो लारा एक ऑर्फनेज चलाया करती थी। धीरज को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इन दोनों का टुरु वाला लव था। एक दिन एक पुलिस वाला लारा के ऑर्फनेज पर आकर वहाँ की लड़कियों से कुछ बदतमीजी से पेश आने लगता है। लारा इस पर गुस्सा करने लगती है। ये पुलिस वाला इस ऑर्फनेज पर झूठा इल्जाम लगाने लगता है कि इस ऑर्फनेज में हमको बॉम्ब्स, ड्रग्स वगैरह मिले। इस ऑर्फनेज के लोग टेररिस्टों के साथ हाथ मिला के रखा है। ये पुलिस वाला सारे सबूत इस ऑर्फनेज के खिलाफ करने पर कोर्ट भी इनके खिलाफ फैसला सुनाती है, जिस वजह से इनका ऑर्फनेज बंद हो जाता है। लारा यही सारी बातें अपने बीएफ धीरज को सुनाने लगती है। धीरज लारा से कहने लगता है कि तुम मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आने के बाद हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन लारा चुप ना बैठते हुए उस ऑर्फनेज के लोगों के साथ जबरदस्त तरीके से धरना करने लगती है। गुस्से में आकर वो पुलिस वाला इन सारे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करवाने लगता है। काफी सारे लोग जख्मी हो जाते हैं। यह होने के बाद लारा अपनी उंगली टेढ़ी करने लगती है। कुछ लोकल गुंडों के साथ मिलकर पहले उस पुलिस वाले को किडनैप करके उसको मरवा देती है। और यही नहीं, जो जो लोग इस ऑर्फनेज के केस में शामिल है, जिन लोगों ने इस ऑर्फनेज को बंद करवाया, उन सारे लोगों को मारती चली जाती है। इस तरह से लारा अपना खुद का एसोसिएशन क्रिएट करती है। इसी दरमियान में धीरज काफी सारी बार लारा को कॉल्स करते रहता है, लेकिन वो अपना फोन पिक ही नहीं करती। बहुत दिनों के बाद इन दोनों की मुलाकात होती है। लारा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से धीरज को सारी बातें सुनाने लगती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि लारा को थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। जब भी ये टेंस में होती है तो इनहेलर का इस्तेमाल करती है। धीरज लारा को एक गिफ्ट दिखाने लगता है कि लारा का जो ऑर्फनेज बंद हो गया था, धीरज उसी ऑर्फनेज को ओपन करवाया। ये बात बोलने के लिए धीरज काफी दिनों से लारा को ढूंढ रहा था, लेकिन लारा इसके कांटेक्ट में ही नहीं थी। उस ऑर्फनेज पर जाकर लारा बहुत खुश होने लगती है कि यहाँ के लोगों को फाइनली एक शेल्टर मिल ही गई। ये दोनों शादी करने का भी प्लान करते हैं। इसी खुशी के मौके पर लारा को दोबारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। धीरज फटाफट से इसका इनहेलर ढूंढने लगता है, लेकिन वो तो गाड़ी में होता है। फटाफट से वो इनहेलर लाकर देने पर ये इनहेलर एम्प्टी होता है। बेचारी लारा तड़प तड़प के वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। लारा की मौत को देखकर बेचारा धीरज बहुत रोने लगता है कि मेरी आंखों के सामने ही लारा मर गई। बाद में धीरज अपने फादर को यहाँ पर बुलाकर सारी बात समझाने लगता है। धीरज का फादर कहने लगता है, देखो धीरज, मेरी बातें ध्यान से सुनो।
इस लारा ने कानून के खिलाफ काफी सारे काम किया। पुलिस वाले इसको ढूंढ रहे हैं। एक नक्सल्स का टैग लगा है इसको। अगर ये बात बाहर आएगी तो पुलिस वाले पहले हम दोनों को भी हिरासत में ले लेंगे, पूछताछ करेंगे, शक करेंगे कि लारा के साथ हम भी मिले हुए हैं। तुम यहाँ से जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। इस तरह से धीरज को वहाँ से भेजकर धीरज का फादर लारा की लाश को ब्रिज के पास लाकर नीचे फेंक देता है। अब दूसरे दिन पुलिस वालों को लारा की लाश बहुत ही बुरी हालत में मिली। सारी बातें सुनने के बाद कार्तिक को समझ में नहीं आता कि क्या करें। खैर जो भी हो, पहली फुर्सत में वो कॉर्पोरेटर दास और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार करने लगता है, क्योंकि ये दास हवाला के पैसे ट्रांसफर कर रहा था और उसी तरह उस दीपा को भी बहुत टॉर्चर किया। खुद उस ड्राइवर की माँ इन दोनों के खिलाफ अपना स्टेटमेंट देती है। उसके बाद धीरज इस दीपा को अच्छी जिंदगी देने के लिए उस ऑर्फनेज में काम पर लगा देता है। धीरज इस दीपा को अपनी बहन मान रहा होता है। फाइनल सीन में एक शॉकिंग बात पता चलती है हमको, जब धीरज का फादर लारा की लाश को ब्रिज के पास से नीचे फेंका था। एक्चुअली उस वक्त लारा जिंदा ही होती है। लारा के सर को जबरदस्त चोट आने पर उसकी मौत हो जाती है। ऐसा ही रिपोर्ट उस पोस्टमार्टम डॉक्टर ने कार्तिक को दिया था। अगर धीरज और उसका फादर लारा को इन टाइम में हॉस्पिटल ले जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।